नमस्कार दोस्तों देश में लोकतंत्र जीत गया। अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई। इस भारत देश में संविधान का राज है, तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई। सीबीआई की गिरफ्तारी पे सवाल उठने लगे, यानी ये कहे कि भारत देश में लोकतंत्र बरकरार है और देश के सर्वोच्च न्यायालय का ये फैसला है, तो इस बात को मान करके चलिए कि इस भारत देश के भीतर लोकतंत्र अभी भी जीवित है। लेकिन राजनीति से बड़ी कोई परिस्थिति इस भारत देश के भीतर होती नहीं है, और वह भी चुनावी राजनीति के आसपास। यानी ये कहे कि इस भारत देश की कानून व्यवस्था यदि चलने लग जाए तो फिर इस बात को जान लीजिए कि दरअसल चुनाव से बेहतर और शायद सबसे ताकतवर परिस्थिति कोई दूसरी इस देश के भीतर होती नहीं है। इसीलिए यह एक संयोग है, या फिर ये कहे कि मौजूदा समय की एक ऐसी हकीकत है जिसके भीतर यह भारत देश बार बार हर फैसले को लेकर के आंखें बंद कर लेना चाहता है। यानी ये कहे कि आज समझने की इस बात की जरूरत होगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जेल के भीतर होते हैं तो जेल के बाहर शोर मचता रह जाता है कि केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा क्यों नहीं देते हैं। और बतौर दिल्ली के मुख्यमंत्री यदि जेल के भीतर हैं तो कल तक कोई भी अपराधी जो आरोपी होगा वह जेल के भीतर जाकर के भी अपने पुराने पद पर कायम रहेगा और कोई उसको इस देश के भीतर रोक नहीं पाएगा। यानी ये कहे कि जेल में रहते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने रहे और जमानत मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के कार्यालय जा नहीं सकते। जी, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, देश का सर्वोच्च न्यायालय का है। जमानत देते हुए ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की बेंच बैठती है। उन 2 जजों की बेंच ने जो फैसला सुनाया उसमें एक जज ने कहा कि दरअसल सीबीआई की गिरफ्तारी अनुचित थी। यानी ये कहे कि जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया तो वो सही नहीं था। दूसरे जस्टिस ने कहा जी नहीं, वह बिल्कुल सही था। जस्टिस सूर्यकांत अपने फैसले में आगे लिखते हैं कि सीबीआई ने सही तरीके से गिरफ्तार किया। जिन आरोपों के तहत सीबीआई ने गिरफ्तार किया उनको जो जांच करनी थी वो बिल्कुल सही था। और दूसरी तरफ जस्टिस उज्जवल भुइयां लिखते हैं अपने फैसले के अंदर कि जी नहीं, केजरीवाल की गिरफ्तारी पूरे तरीके से अनुचित थी और यह फैसला सही नहीं था। यानी ये कहे कि सीबीआई के कार्यकाल कामकाज को लेकर के एक जज उंगली उठाता है तो वहीं दूसरा जज उस उठाई हुई उंगली को नीचे झुका रहा है। लेकिन दोनों जजों ने कहा कि इस मौके के ऊपर जमानत मिलनी चाहिए। आखिर सीबीआई कहती है कि जमानत नहीं मिलनी चाहिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, सीबीआई की गिरफ्तारी सही है। एक जज कह रहे हैं, वो जज कह रहे हैं, एक जज के आसरे दूसरे जज ने जो कहा उसके उलट परिस्थिति रखते हुए कहते हैं कि जमानत मिलनी चाहिए। यानी सहमति दोनों जज की थी जमानत को लेकर के, अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल जानी चाहिए। बात केवल इतना नहीं है, बात यह है कि दरअसल केजरीवाल को यह चुनावी जमानत मिली है। दिल्ली के सचिवालय में वो नहीं जा सकते हैं जो सीएम का दफ्तर होता है। यानी ये है कि सीएम के दफ्तर पहुंच करके वो किसी भी फाइल के ऊपर सिग्नेचर नहीं कर सकते हैं, जो इस दौर में फैसला लेने की जरूरत है शायद दिल्ली सरकार, क्योंकि महज 3 महीने के बाद या फिर कह ले आप 4 महीने के बाद, महज 100 से 120 दिन के बाद दिल्ली के भीतर चुनाव होने हैं। तो दिल्ली को भी सजाना और संवारना अपने राजनीतिक निर्णय के आश्रय है। कैबिनेट का बैठक लेगा कौन अगर मुख्यमंत्री सचिवालय नहीं जा सकते हैं। ये इस सारे फैसले के आइन में है कि जेल के भीतर रहता हुआ कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री है और जेल से बाहर आया हुआ व्यक्ति जमानत पर है, वह चुनावी जमानत पर है, क्योंकि महज 20 दिन का वक्त हरियाणा के विधानसभा चुनाव प्रचार का बचा है। इस 20 दिनों के भीतर ऐसा चुनाव प्रचार धुआंधार तरीके से करना है कि महज हरियाणा की पूरी विधानसभा की जो राजनीति है वो एक झटके में उस परिस्थिति में लाकर खड़ा कर दिया जाए जहां पर एक त्रिशंकु विधानसभा की परिस्थिति हरियाणा के भीतर बनकर के उभर जाए। लेकिन अब इस पूरे घटनाक्रम को एक एक बारीकी तरीके से समझना शुरू कीजिए कि ठीक महज 8 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट जब सुनवाई कर रहा था अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर के, तो उस समय बड़ी लंबी बहस चली थी। बड़ी लंबी बहस का मतलब यह होता है कि सुबह से जो बहस शुरू हुआ वह दोपहर के भोजन में रुकी और फिर भोजन के बाद फिर से सुप्रीम कोर्ट बैठी और पूरा मौका दिया गया दोनों तरफ के तमाम वकीलों कि आप अपनी अपनी बात को रखिए। सरकारी वकील ने भी अपनी बात रखी और दूसरी ओर जो सिंधवी साहब ने भी अपनी बात रखी, जो केजरीवाल की जो पैरवी कर रहे थे सरकार की तरफ से। इस बात को माना गया कि करीब करीब 5 घंटे के आसपास इस चर्चा के बाद
सुप्रीम कोर्ट अब तो फैसला दे देगी, इस तरह की बात हुई। महज 8 दिन पहले का एक हिस्सा होती है, उस दिन की एक घटना होती है जब दिल्ली के भीतर कांग्रेस की बैठक हुई और उसके बाद एक शोर मचने लगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री केजरीवाल के पार्टी के सीटों पर समझौता हरियाणा के भीतर करना चाहिए। ये मैसेज जाना चाहिए कि इंडिया गठबंधन एक साथ है और किसी भी राज्य के भीतर वो अलग थलग नहीं है। उस मामले को कितना दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने तूल दिया या फिर क्या कांग्रेस ने तूल दिया, उससे ज्यादा बड़ा तूल भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को कह करके देना शुरू कर दिया कि कैसे गठबंधन है, कि इंडिया गठबंधन का मतलब क्या है। दिल्ली के भीतर लोकसभा चुनाव में गठबंधन कर लेते हैं और वहीं पंजाब के भीतर नहीं करते हैं। अब दोबारा ये परिस्थिति आकर के खड़ी होगी कि अब हरियाणा के भीतर गठबंधन करेंगे, वहां नहीं करेंगे। तो ये सारे गठबंधन नहीं है, दरअसल ये आपस में राजनीति सौदेबाजी की एक ऐसी परिस्थिति है जिसके भीतर हर किसी की अपनी राजनीतिक जमीन बचाने की लड़ाई है। ये इंडिया गठबंधन है ही नहीं। और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने कांग्रेस के ऊपर, यूं कहे राहुल गांधी के ऊपर अटैक किया। लेकिन इस बात को लगातार बात चल रही थी कि राघव चड्ढा बात कर रहे हैं, कभी वो मुलाकात कर रहे हैं, जो प्रभारी है हरियाणा के गवड़िया जी उनसे मुलाकात कर रहे हैं, कभी वो केसी वेणुगोपाल से मिल रहे हैं जो जनरल सेक्रेटरी हैं कांग्रेस पार्टी के, कभी वो अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात कर रहे हैं, कभी संजय सिंह से भी मुलाकात हुई। संजय सिंह ने भी कह दिया कि हाँ किसी भी हालत में अच्छी बात है। ये मैसेज आया कि गठबंधन होना चाहिए हरियाणा के भीतर। ये पूरे प्रक्रिया के भीतर आखिर सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला को सुरक्षित रख लिया 8 दिन पहले, यह कह करके कि हम आपके सामने फैसला सुनाएंगे जब सारी चीजें अनुकूल हो जाएगी। ये अनुकूल होने की परिस्थिति आखिर क्या था, सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर किस तरह की टिप्पणी किया, इस पर गौर कीजिए। बीते दिनों आधी रात के बाद जो 11 तारीख की रात थी, 11 बजकर के करीब 25-26 मिनट पर एक लिस्ट आती है कांग्रेस की। उसके बाद जब पूरे दिन बीत जाता है, रात 12 बजकर के 20 मिनट एक और लिस्ट आ जाती है कांग्रेस की। और उसके बाद ये बात साफ हो जाता है, क्योंकि ये बात कहा जा रहा था कि 6 से 7 सीटों पर समझौता आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी की हो जाएगी। 6-7 सीट कम थी, 81 सीटों तक की जानकारी 11 तारीख की रात करीब 12 बजे तक आ गई। और 12 तारीख आखिरी दिन था नॉमिनेशन का और दिन पलटा 12 बजे और सुबह होते होते 2 और सीटों की जानकारी निकल करके आ गई। यानी ये कहे कि करीब 88 सीटों की जानकारी अपने तौर पर कल सुबह तक दे डाली थी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, सुबह तक। और सुप्रीम कोर्ट के भीतर वो लिस्टेड नहीं कि आज सुनवाई होगी, तो सुप्रीम कोर्ट ने वह सुनवाई आज रखी। और ये कहे कि जब आज सुप्रीम कोर्ट के भीतर सुनवाई शुरू हुई तो कोई समय नहीं लगाया यह बात कहने से कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल जानी चाहिए और वह चुनाव प्रचार कर सकते हैं हरियाणा के भीतर। और अब के लिहाज से आप समझिए तो 20 दिन का चुनाव प्रचार का वक्त बचा हुआ है। इस दौर में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी हो या फिर ये कहे कि तमाम जो भी नेता है, चाहे मनीष सिसोदिया हो, लगातार हरियाणा के भीतर नजर आ रहे हैं। इसी समय में वो चुनाव प्रचार करते रहे और इस बात को लेकर के लगातार बड़ी ठसक के साथ, और मनीष सिसोदिया हो इस बात का जिक्र करते रहे कि मैं बाहर निकल करके आया हूं तो गारंटी लेता हूं कि अब केजरीवाल भी बाहर निकलेंगे। और ये माना गया कि दरअसल पूरे लोकतंत्र की जीत है, सुप्रीम कोर्ट फैसला करने वाला है और सुप्रीम कोर्ट जब जमानत देगा तो एक डुगडुगी सी बजेगी देश के भीतर कि हाँ, इस भारत देश के भीतर न्यायपालिका अभी भी जिंदा है, बची हुई है। लेकिन न्यायपालिका के फैसले संयोग बस है या फिर राजनीति से प्रभावित है, या फिर यह कहे कि ऐसी परिस्थिति के भीतर आकर के, ऐसे दौर में आकर के फैसले टिक गए अदालतों के जो इस राजनीति को प्रभावित धीरे धीरे करे। क्योंकि कैसे कोई ये बात मान सकता है कि आप जेल के भीतर मुख्यमंत्री थे और जेल से छूटने के बाद आप मुख्यमंत्री नहीं है, आप अपने कार्यालय के भीतर नहीं जा सकते, आप अपने कुर्सी पे नहीं बैठ सकते, कोई फाइल नहीं देख सकते, कैबिनेट बैठक नहीं बुला सकते, कोई बड़ा फैसला नहीं ले सकते, क्योंकि आपको भी ये पता होगा कि केवल 90 से 120 दिनों का वक्त है। इस 90 से 120 दिनों के बीच दिल्ली का चुनाव का भी नोटिफिकेशन जारी हो चुका होगा। लेकिन हरियाणा के विधानसभा चुनाव के भीतर जैसे ये बात सामने आती है कि अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का रास्ता साफ हो चला है, तो एक झटके में ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल जाती है सुप्रीम कोर्ट से। तो क्या सियासी सत्ता जो मौजूदा समय में दिल्ली से चलती है और जिसके अधीन सीबीआई, ईडी सभी है, और इन परिस्थितियों के भीतर भारत की न्यायपालिका को लेकर के खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब चीफ जस्टिस
डीवाई चंद्रचूड़ साहब के घर पर पूजा पाठ के लिए पहुंचे, उसके बाद से इस देश के भीतर जो सवाल उठने लगे और जो हर कोई सवाल कर रहा है, उसमें सत्ता के निवानी के साथ क्या मौजूदा समय में क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी जाकर के खड़े हो जाते हैं? क्योंकि इससे पहले इस भारत देश के भीतर चुनाव आयोग की भूमिका, इलेक्शन कमीशन की भूमिका कोई छुपा हुआ नहीं है। लोकसभा चुनाव 2024 की परिस्थितियों को भी अगर आप टटोले तो जिस समय दिल्ली के भीतर गठबंधन आम आदमी पार्टी के साथ नहीं हुआ था, लोकसभा 2024 का चुनाव था, उस समय को भी जरा आप ध्यान कर लीजिए। उस समय में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत चुनावी जनमानत के तौर पर दी गई थी और चुनावी प्रचार के लिए एक समय तय किया गया था कि आप इतने दिनों तक आप दिल्ली के चुनाव प्रचार के भीतर वोटिंग होने से पहले चुनाव प्रचार दिन तक आपको जमानत दी जा रही है। यानी ये कहे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चुनावी जमानत पा जाते हैं और लोकसभा चुनाव के भीतर भी जब चुनाव हो रहा था तब भी उनको चुनावी जमानत मिली थी। हालांकि उस समय में इंडिया गठबंधन का समझौता हुआ, दिल्ली में समझौता किया गया और तय हुआ कि 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ेगी, 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। हालांकि एक भी सीट जीत नहीं पाई दिल्ली के भीतर, लेकिन उस समय के घटनाक्रम के भीतर इस बात को माना गया कि शायद दिल्ली में गठबंधन यदि ना हो और दिल्ली में गठबंधन अगर ना हो तो कोई भी ऐसा रास्ता निकल करके आए जिससे वोटों का बंटवारा जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक मुश्त जब वोट पड़ते वो बढ़ जाएंगे। तो जमानत दे दी गई। चुनाव प्रचार केजरीवाल ने बखूबी किया और उसको दौर को अगर बखूबी आप याद करके देखिए, वो तारीख 10 मई की थी। उसके बाद की परिस्थितियों को अगर जरा आप टटोलिए तब इस बात को आप समझ पाएंगे कि दिल्ली ने बाकायदा प्रचार वक्त समय उस समय राहुल गांधी भी अरविंद केजरीवाल के साथ दिल्ली में मंच से शेयर नहीं किया था। दिल्ली से मंच से केजरीवाल संबोधन कर रहा था, दिल्ली के एक मंच से राहुल गांधी ने संबोधन किया, भाषण दिया। उस मीटिंग में उस मंच पे केजरीवाल नहीं है, केजरीवाल के मंच पे राहुल गांधी ने। राजनीति के पूरे अनूठे खेल में क्या सच में सुप्रीम कोर्ट के फैसले चुनावी जमानत को इकट्ठा जोड़ा जा सकता है? लोकसभा के भीतर जब वह बाहर निकले तो 2 ही बड़े बयान उस समय अरविंद केजरीवाल ने दिया था। पहला बयान था यह चुनाव में वोट देश के गृह मंत्री अमित शाह के लिए नरेंद्र मोदी मांग रहे हैं क्योंकि वो अब उस पद से हटेंगे। ये क्यास आज भी लगाए जाते हैं सियासी तौर पर। लेकिन दूसरी परिस्थिति, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि इलेक्शन के बाद योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा और ये क्यास आज भी लगते हैं क्योंकि दिल्ली से लेकर के लखनऊ के टिकरावों के बीच उस टकराव में वही अमित शाह, वही योगी आदित्यनाथ और इन्हीं दोनों को लेकर के अरविंद केजरीवाल ने अपने वक्तव्य दिया था 2024 के लोकसभा चुनाव के वक्त जब वो जेल से बाहर आए थे। लेकिन मौजूदा परिस्थितियों के भीतर जो फैसला आया है वो इतने अंतर्विरोधों के साथ आया कि लोकतंत्र की जीत हुई, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, संविधान बचा रह गया, सीबीआई ठीक तरीके से देश के भीतर काम नहीं करती है, सीबीआई ने सबको फंसाया। इस पूरे प्रक्रिया के भीतर चाहे संजय सिंह की जमानत हो, चाहे मनीष सिसोदिया की जमानत हो, चाहे के कविता की जमानत हो, चाहे विजय नायर की जमानत हो और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत हो, इन तमाम परिस्थितियों के भीतर का सच तो साफ है कि पहला एक सच ये कि पूरे शराब घोटाले जो दिल्ली के लिकर पॉलिसी मामला था उसको लेकर के सरकार या सीबीआई या ईडी के पास कोई भी ऐसा ठोस सबूत ही नहीं है। क्या इस बात को माना जा सकता है? फिर भी उसने जेल में रखा, किसी को 5 महीने, 6 महीने, किसी को 10 महीने, किसी को 1.5 साल। ऐसी परिस्थिति में जेल में रख करके जब उसको रिहा किया जाता है तो इसके मतलब मायने उसके सियासी तौर पर फायदे उठाने की और राजनीतिक तौर पर घाटा पहुंचाने की ही परिस्थितियां होगी। स्वाभाविक सी बात है क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया थे। उन्होंने दिल्ली से जब जेल से बाहर निकले तो उन्होंने डिप्टी सीएम का पद पे वो नहीं गए, उसमें शपथ नहीं लिए। अब डिप्टी सीएम के पद को आप संभालिए और इस दौर में तमाम राजनीतिक परिस्थितियों को देखिए, लेकिन वो भिड़ गए अभी चुनाव के प्रक्रिया के भीतर। अब उन्होंने माना कि चुनाव से बढ़कर के कुछ भी नहीं है और सरकार तो काम कर रही है, चाहे आतिशी हो या सौरभ भारद्वाज हो, सब संभाले हुए दर्जनों मंत्रालय इनके पास है। अगर ऐसी परिस्थिति है तो फिर दिल्ली के भीतर एक ही व्यक्ति को रहना चाहिए था। आखिर अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग विभाग और हर किसी में एलजी से क्यों हाथ चला रहे? और एलजी को भी इस पूरे प्रक्रिया के भीतर दिल्ली के एलजी को याद कर लीजिए, एलजी को याद कर लीजिए कि एलजी को पावर नहीं मिलना चाहिए। या सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि चुनी हुई सरकार है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी उस समय में कहा था कि एलजी को पावर मिले या फिर ना मिले ये फैसला सरकार करे, केंद्र सरकार ये फैसला करे। संसद के भीतर बिल लेकर के आया, 24 घंटे नहीं बीते बिल पास हो गए। ये नहीं कि एक ऐसी परिस्थिति है जिसके भीतर इस भारत देश के अंदर चुनावी राजनीति को प्रभावित करने के लिए
क्या देश के भीतर फैसले लिए दिए जा रहे हैं और उसके मातहत ही समझौते सियासी तौर पर जेल के भीतर और जेल के बाहर निकालने टालने सारे चीज के खेल चलते रहते हैं। क्योंकि इस समय में तो कश्मीर के भीतर भी एक सांसद है जेल में रहते हुए चुनाव लड़ गए, एक इंजीनियर साहब कल ही एक इंटरव्यू के भीतर कह रहे थे मुझे तो पता भी नहीं है कि मैं चुनाव जीत गया, जनता मेरे साथ खड़ी है और मैंने देखा हमने अब्दुल्ला को हरा दिया। अब वो निकल करके कह रहे हैं कि दरअसल कश्मीरियत का मतलब होता क्या है और जेल से उनकी रिहाई हुआ भी यूएपीए में उनकी रिहाई हुई। तो सीबीआई और ईडी का मामला नहीं है, यूएपीए का मामला है। यानी इस भारत देश के देशद्रोही वाली परिस्थितियों के साथ उनको जोड़ दिया गया, लेकिन चुनावी मौका है तो उनको फिर जमानत मिल गई। यानी ये कहे कि इस भारत देश के भीतर में चुनाव के समय आपको जमानत मिल सकती है अगर आप राजनीतिक तौर पर उस चुनाव को प्रभावित करने की दिशा में आकर खड़े हो जाए तो। इस पूरे चुनावी प्रक्रिया के भीतर चूंकि बहुत ही साफ तौर पर दिल्ली के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि देखिए आपके ऊपर 4 बंदिशें लगाई जाती है केजरीवाल के ऊपर। पहली बंदिश होती है सीएम कार्यालय आप नहीं जा सकते, यानी बतौर मुख्यमंत्री भी अरविंद केजरीवाल सीएम कार्यालय मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा पाएंगे, कोई फैसला नहीं ले पाएंगे, किसी भी फाइल पे सिग्नेचर नहीं कर पाएंगे। दूसरी बड़ी बात, जो ये जमानत दिया गया इसका पूरा का पूरा जो मामला है इसको आप सार्वजनिक तौर पर नहीं बताएंगे, सार्वजनिक चर्चा नहीं करेंगे। तीसरी होती है कि जांच के भीतर बाधा नहीं डालेंगे, गवाहों को प्रभावित आप नहीं करेंगे। चौथी बंदिश होती है कि जरूरत पड़ने पर ट्रायल कोर्ट के भीतर आप पेश होंगे, जांच में सहयोग करते रहेंगे। यही सारी बातें संजय सिंह या फिर मनीष सिसोदिया या फिर के कविता या विजय नायर को लेकर के भी कही गई, लेकिन उसके भीतर सीएम पद का जिक्र नहीं, क्योंकि सीएम तो एक ही है दिल्ली का। अब ऐसे में सवाल है कि इस दौर में आम आदमी पार्टी के भीतर एक जब लिस्ट जारी हुआ और दूसरी तरफ जैसे ही पूरी लिस्ट जारी कर दी गई कांग्रेस ने, उसके बाद अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई। अब जरा इतिहास को समझने का प्रयास कीजिए। जब दिल्ली में लोकसभा पर चुनाव के दौरान दिल्ली में चुनाव प्रचार के लिए जो जमानत मिली थी आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, दिल्ली में 4 सीट पर लड़ी, एक भी सीट नहीं जीत पाई। हरियाणा में 1 सीट पर लड़ी, नहीं जीत पाई। गुजरात के भीतर 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ी, नहीं जीत पाई। असम के भीतर 2 सीटों पर लड़ी, नहीं जीत पाई। पंजाब के भीतर 13 सीटों पर लड़ी, 13 के 13 सीट वहां पर लड़ी, 3 सीट वहां जीत पाई और वहां पर गठबंधन नहीं हुआ, वहां कांग्रेस अलग लड़ रही थी और आम आदमी पार्टी अलग लड़ रही थी। और चुनाव प्रचार के केंद्र में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खड़े थे। उस समय जेल यात्रा काफी प्रखर था उस टाइम में, इस भाषणों के दौर में, और तमाम सारी बातें बताती है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार अपना चंदमारी का प्रयास करते रही है, अकाली के साथ समझौता नहीं हो पाया। ऐसे में लगातार उसका प्रयास था। ऐसे में एक सियासी जमीन अपने वोटों के परसेंटेज के जरिए बनाई जरूर थी भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन अब विधानसभा चुनाव का मौका है, विधानसभा चुनाव की परिस्थितियां हैं, तो एक पल के लिए जरा हरियाणा के उस राजनीति को, उस सियासत को जरा सा समझिए कि आखिरकार आम आदमी पार्टी की महत्ता हरियाणा के विधानसभा चुनाव के भीतर कितनी है और किसके लिए है और क्यों है, और खुद की राजनीतिक जमीन बचाने की भी एक आम आदमी पार्टी के पास एक छोटा सा मौका। लेकिन आम आदमी पार्टी 90 सीटों में से ऐसी परिस्थिति नहीं आ पाएगी कि हरियाणा के भीतर चुनाव जीत जाए। इस बार सीटों के लिहाज से, उसके वितरण को लिहाज से, जो टिकट दिए गए उसके लिहाज से अगर देखें, और जो बीजेपी के भीतर जो विद्रोह है, बड़े बड़े विधायक छोड़ने लगे, मंत्री जाने लगे, बीजेपी के बड़े तादाद में बीजेपी के कार्यकर्ता छोड़कर चले गए। और आज के दौर में जो जानकारी मिलती है कि मंत्री, विधायक और बड़े नेता की संख्या 20 से ज्यादा है। भारतीय जनता पार्टी का जो सारे कार्यकर्ता हैं, जो एकदम निचले स्तर पर नहीं बल्कि एक मिडिल रैंकिंग के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनकी संख्या करीब 3600 के आसपास, जिन्होंने अलग अलग जगह से भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया, चाहे सोनीपत हो चाहे रोहतक हो। ये सारी परिस्थिति बताती है कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर एक हड़कंप थी और कांग्रेस भी इस बात से घबराई हुई थी, इसीलिए वो आखिरी क्षणों तक अपनी सीटों का ऐलान नहीं कर रही थी। लेकिन जैसे ही ऐलान किया वैसे ही अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलकर फाइनल हो गया कि अब हरियाणा के भीतर आम आदमी पार्टी अलग लड़ेगी, कांग्रेस अलग लड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी अलग लड़ेगी, जेजेपी अलग लड़ेगी, कुछ निर्दलीय अलग लड़ेंगे, बीएसपी भी अपने तौर पर खड़े हैं। तमाम सारी बातें निकल करके सामने आ गई। अब ऐसे में देखिए कि वहां की सियासत इतिहास इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि 2019 के विधानसभा चुनाव के भीतर हरियाणा के भीतर भारतीय जनता पार्टी को करीब करीब 37 के आसपास
परसेंटेज वोट पड़े थे, कांग्रेस को 28% वोट पड़े थे। लेकिन इन दोनों से हटकर के जो दूसरे राजनीतिक दल थे, दूसरे पॉलिटिकल पार्टी थे, जिसमें जेजेपी थे, उनके 15% वोट पड़े थे। आईआरएलडी को मिले थे 2.5%, इंडिपेंडेंस को मिले थे करीब 9% वोट, बीएसपी को मिली थी करीब करीब 4.25-4.5% के आसपास वोट। यानी सब मिलाकर के सामने इकट्ठा कर दीजिए तो करीब 30% से ज्यादा वोट चला जाता है। यानी कांग्रेस से ज्यादा वोट परसेंटेज उनको मिल गए जो क्षेत्रीय पार्टी के तौर पर, रीजनल फोर्सेस के तौर पर हरियाणा के चुनाव मैदान में खड़े थे। अलग अलग पॉकेट्स के भीतर उनको वोट मिलते चले गए, जिसका परसेंटेज 3.6%, कांग्रेस का 2.08%, बीजेपी का 36.4। यानी ये है कि भारतीय जनता पार्टी का एक वोट बैंक है। ये लोकसभा चुनाव के भीतर जब आप छानिएगा 2024 के लोकसभा चुनाव के भीतर, तो भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज था वो केवल 3%, 36 से 33 पे आ गई, 3% गिर गया। कांग्रेस का वोट 8% गिरा, क्योंकि एक सीट पर आम आदमी पार्टी लड़ रही थी, उसको 20% वोट पड़े। उस समय 28% विधानसभा के भीतर वोट पड़े थे। और इन सब के बीच आईएनएलडी, जिसको हरियाणा के भीतर एक भी सीट नहीं मिली, लेकिन उसको करीब करीब 24% से ज्यादा, 24.11% के आसपास वोट पड़ा। बीएसपी को करीब करीब वही वोट परसेंटेज 4.37, विधानसभा के भीतर उनको 4.21 मिला था। तो 0.10% बीएसपी को ज्यादा ही मिला लोकसभा चुनाव 2024 में। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का एक अपना रुख रहता है हरियाणा के चुनाव के अंदर। पीवी जिंदल साहब जो है वो निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनको पता है कि दरअसल इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के साथ हरियाणा के वोटर्स उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के भीतर अपना सारी चीजों को जोड़ लेते हैं। यानी ये कहे कि सियासी तौर पर हरियाणा के चुनाव के भीतर रीजनल फोर्सेस का भी अपने अपने पॉकेट्स के अंदर बड़ा महत्व होता है, और उस महत्व को तमाम नेशनल पॉलिटिकल पार्टी छीन नहीं पाती है। चाहे किसी भी चुनाव के भीतर आप इस बात को परख सकते हैं। तो इस दौर में संदेश बहुत साफ है कि जो रीजनल फोर्सेस के तौर पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से हट करके अब तक जो थी, क्योंकि उनकी साख चली गई, क्योंकि जेजेपी की साख चली गई। जो चीजें जेजेपी के पिछले विधानसभा चुनाव के भीतर करीब 15% वोट पड़े थे जेजेपी को हरियाणा के विधानसभा चुनाव में, अब उसकी साख जा चुकी है। तो वोट किसके साथ जाएगा? बीजेपी के साथ तो नहीं जाएगा। तो कांग्रेस के पक्ष में क्या चला जाएगा, या फिर आम आदमी पार्टी खड़ी हो जाए तो उसके पक्ष में चला जाएगा? आम आदमी पार्टी के जो सुर है हरियाणा के विधानसभा चुनाव में, वही सुर कांग्रेस के है। यानी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाने वाले वोट जितने भी है हरियाणा के भीतर, वह आम आदमी पार्टी के हक में जाए। इसी बात के लिए इस लोकतंत्र की जीत हुई है। इसी बात को लेकर के सीबीआई के ऊपर नकेल कसने वाली चर्चाएं हैं। होम मिनिस्ट्री, जिसके भीतर अमित शाह खुद मौजूद होता है, जो सियासी तौर पर अपनी तिक्रमों के आश्रय इस देश के भीतर चीजों को संभालते सजाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए। और सीबीआई को लेकर के एक जज ने कह दिया कि आप अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी गलत थी, लेकिन वही दूसरी जज ने कह दिया कि गिरफ्तारी सही थी। तो आप किसको कैसे कटघरे में इस दौर में खड़ा करेंगे, ये आपके ऊपर है। लेकिन फिर भी फैसला तो दिल्ली के भीतर बैठी हुई केंद्र सरकार का ही है, और तमाम इंस्टीट्यूशंस के ऊपर कब्जा तो दिल्ली सरकार की है। तो निशाने पर राहुल गांधी तो आएंगे नहीं, निशाने पे कांग्रेस भी नहीं आएगी, निशाने पे वही भारतीय जनता पार्टी आएगी अरविंद केजरीवाल के निशाने पर। जिस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इंडिया गठबंधन 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है हरियाणा के चुनाव, वो सारे वोट कहां शिफ्ट होंगे? और सबसे बड़ी बात है कि अलग अलग वोट परसेंटेज जो आईएनएलडी के वोट जो हरियाणा के लोकसभा चुनाव के भीतर करीब 24.11%, एक भी सीट का ना होने के बावजूद भी इतने बड़े वोट परसेंट, ये बड़ी बात है अपने आप में। ये संदेश अपने आप में बहुत बड़ा है कि कांग्रेस अपने तौर पर हरियाणा के भीतर जितने वोट नहीं ले गए उतने आईएनडी ले गई, बावजूद इसके सिस्टमेटिक तरीके से वोट परसेंटेज। लेकिन अब विधानसभा चुनाव के भीतर ये बात चलेगा नहीं। लोकसभा में चूंकि 6 विधानसभा के भीतर में एक लोकसभा आती है, या फिर कहीं कहीं पर 7 विधानसभा सीटें हैं, वहां पर एक लोकसभा की सीटें आती हैं। तो ऐसे में रीजनल फोर्सेस में आम आदमी पार्टी का उदय हरियाणा के भीतर शायद होना तय है, आप उसको रोक नहीं सकते। और भारतीय जनता पार्टी का ध्वस्त हो जाना भी इस दौर में एक सच है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अपना वोट बैंक, चाहे जितनी भी बुरी से बुरी स्थिति में क्यों ना हो हरियाणा के भीतर, लेकिन वो बुरी स्थिति में भी अपना उसका वोट परसेंट 25 से ऊपर ही रहेगा, यह भी कहीं ना कहीं तय है। तो 25 से 35% के बीच 10% का जो मार्जिन है, क्या इस बार कांग्रेस अपने मार्जिन को 25 से 35% ले जा पाएगी हरियाणा के विधानसभा चुनाव के अंदर? असल परीक्षा इसी बात की है। और इन परिस्थितियों के बीच में अब आम आदमी पार्टी हरियाणा के चुनाव में और स्टार प्रचारक के रूप में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जमानत पर बाहर आकर के चुनाव प्रचार के लिए खड़े हो चुके हैं।
देखते रहिए आने वाले वक्त में क्या होता है, हम पल पल की अपडेट आप तक लेकर के आते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंचा दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।